हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशन का, उदारवाद और नव उदारवाद। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उदारवाद और नव उदारवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, बस अब आप वीडियो पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उदारवाद या नव उदारवाद होता क्या है, पहले हम इसे समझेंगे। तो बात करते हैं उदारवाद की। तो देखिए दोस्तों उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी, रैशनल क्रिएचर मानते हुए उसकी स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि लोग अपने अपने विवेक यानी कि दिमाग के अनुसार अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें। देखिए सिंपल सा मतलब है कि उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है, कई बार इसको एक आर्थिक विचारधारा के रूप में भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि सभी मनुष्यों को एक विवेकशील, एक दिमागदार प्रणाली मानती है। उदारवाद मानता है कि सभी मनुष्यों में दिमाग पाया जाता है, सभी मनुष्य जो हैं वो विवेकशील होते हैं, तो इसीलिए उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग ये उदारवाद के द्वारा की जाती है। तो इतना सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो कि मनुष्यों को विवेकशील मानती है, और साथ में ही विवेकशील मानते हुए ये मनुष्यों की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देती है। अब इस विचारधारा को हम और भी डिटेल में कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद के मुख्य मान्यताओं की। ठीक है, उदारवाद की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। आखिर उदारवादी ये जो विचारधारा है, ये जो लिबरलिज्म की विचारधारा है, इस विचारधारा की क्या मान्यताएं हैं, क्या मुख्य बातें ये इसके अंतर्गत शामिल है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली मान्यता ये है उदारवाद की कि उदारवाद मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। विवेकशील प्राणी का मतलब यह है कि ये मानता है कि जो मनुष्य है उसके अंदर दिमाग है। दिमाग होने का मतलब यह है कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो अपने सही डिसीजन ले सकता है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो तर्क वितर्क कर सकता है, और इसी कारण से राज्य को कम से कम नियंत्रण मनुष्य के ऊपर रखना चाहिए और मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसा उदारवाद कहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हैं। उदारवाद मानता है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको कुछ प्राकृतिक नेचुरल राइट्स मिले हैं, किसी भी सत्ता को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब यह है, देखो उदारवाद ये जो विचारधारा है ये मानता है कि मनुष्यों को कुछ नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, और इन प्राकृतिक अधिकारों को सरकार भी छीन नहीं सकती। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब खुद सोचो आप, जब सरकार नहीं हुआ करती थी तो क्या मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं था? तो उसे ही को नेचुरल राइट्स या नेचुरल अधिकार कह दिया जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार का मतलब यह है, जब कोई सरकार नहीं थी, जब कोई स्टेट नहीं हुआ करता था, तब भी मनुष्यों के पास कुछ अधिकार थे, और वो अधिकार मनुष्यों के आज भी हैं, जैसे कि जीवन, संपत्ति और जो जो स्वतंत्रता है इसका अधिकार, ये नॉर्मली प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार का मतलब यही है, आपको समझ में आ गया। तो उदारवाद की विचारधारा मानती है कि मनुष्यों को कुछ प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, और ये प्राकृतिक अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। इसके साथ ही नागरिक समाज सब व्यक्तियों की सूझबूझ और सहमति की देन है। देखो उदारवाद की विचारधारा मानती है कि आज के टाइम पर जो हम समाज देखते हैं, ये कैसे बना है? ये मनुष्यों ने खुद बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गया। मतलब यह है कि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, इसने मनुष्यों को नहीं बनाया। समाज जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। नागरिक समाज का मतलब आज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिविल सोसाइटी है ये मनुष्यों ने अपनी सूझबूझ और सहमति से बनाया है इसको। मतलब मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और सरकार वगैरह की व्यवस्था की, और अपने आप को एक समाज के अंतर्गत स्थापित किया। तो इस तरह ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब पूरा ये जो देश हुआ करता है, ये जो देश है वो एक कृत्रिम उपकरण है, एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। कहने का मतलब यह है कि देखो मनुष्य जो है वो शुरू से एक प्राणी रहा है। ठीक है, अब मनुष्य ने क्या किया, अपने आप को सही से रखने के लिए या अलग अलग कारण है उसके लिए आपस में सभी मनुष्यों ने क्या किया, समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद स्टेट की स्थापना की, ताकि किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, और हम स्टेट के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत सही से रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। अगर कोई अधिकारों का उल्लंघन करेगा किसी व्यक्ति के, तो राज्य या सरकार उसको दंड देगी। तो हम सभी ने क्या किया, समझौता किया आपस में, और समझौता करने के बाद राज्य की स्थापना की। इसलिए कहा जा रहा है ये जो राज्य है ये बनाया गया उपकरण है, ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये प्राकृतिक
प्रकृति ने नहीं बनाया, इसे मनुष्यों ने बनाया है। तो ये मान्यता है उदारवाद की। इसके अलावा उदारवाद की मान्यता है कि उदारवाद यह मांग करता है कि सब व्यक्तियों को सब तरह की राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो उदारवाद की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, ये मांग करती है कि सभी व्यक्तियों के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि सभी लोग अपना ओपिनियन, अपनी राय खुद अपने मन से व्यक्त कर सकें, किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। इसके अलावा और क्या बातें हैं, तो देखिए उदारवाद व्यक्तिवाद पर जोर देता है। सिंपल सी बात है, जो उदारवाद है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो व्यक्ति की जो गरिमा होती है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है व्यक्ति की, उसको महत्व देता है। इसीलिए व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है उदारवाद के द्वारा। देखो दोस्तों, अधिकार ना समूहों को भी दिए जाते हैं, अधिकार जो है वो समूहों को भी दिए जाते हैं और व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं। तो ये जो उदारवाद की विचारधारा है वो व्यक्तियों पर ज़्यादा जोर देती है। कैसे? देखो, एक कम्युनिटी है, एक मान लो संप्रदाय है, उसको हमने अधिकार दे दिया कि आप अपने लिए कानून बना सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो एक आदिवासियों का समुदाय, आदिवासियों की जगह कोई धर्म का समुदाय हो सकता है, कोई स्थानीय पीपल है उनका समुदाय हो सकता है। हमने उनको अधिकार दे दिया कि भाई देखो, आप लोगों के पास ये अधिकार है कि आप लोग अपने लिए कानून स्वयं बना सकते हैं इस दायरे में रहकर। अब वो लोग क्या करेंगे, उसके जो प्रमुख लोग होंगे वो अपने लिए अच्छा कानून बना लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस ग्रुप के अंदर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा हो। तो मतलब कई बार जब समूहों को अधिकार दिया जाता है तो व्यक्तियों के साथ भेदभाव भी देखा जाता है। इसी के चलते जो उदारवाद है वो व्यक्तियों पर फोकस करता है, ना कि समूह पर। वो चाहता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए जाएं। इसके साथ ही संपत्ति का अधिकार, जाहिर सी बात है उदारवाद जो है, उदारवाद की विचारधारा वो संपत्ति के अधिकार का पूरी तरह पक्ष लेती है। वो बात करती है संपत्ति के अधिकार की, जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात उदारवाद के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही तार्किकतावाद, तार्किकतावाद का मतलब होता है तर्क वितर्क करने की पावर। ठीक है, उदारवाद मानता है कि व्यक्ति के अंदर तार्किकतावाद की पावर होती है, तार्किक शक्ति होती है। व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकता है किसी भी डिसीजन को लेकर। सरकार का कोई डिसीजन है या सरकार ने कुछ कानून बनाया है या कोई भी चीज़ है, तो व्यक्ति के अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि व्यक्ति तर्क वितर्क कर सकता है, रीज़न करने की उसकी क्षमता उसके अंदर होती है। ये वाला पॉइंट वैसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसके साथ ही मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार, कहने का मतलब यह है कि उदारवाद की विचारधारा मुक्त व्यापार की, फ्री ट्रेड की बात करती है। और फ्री मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पर सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। सिंपल सी बात है यार, आजकल हम देख रहे हैं ना, कैपिटलिज्म की बात ज़्यादा हो रही है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो सरकारी चीज़ें हैं उनको कम कर कर प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। मतलब ये कि प्राइवेट चीज़ें होंगी तो मुक्त बाजार होगा, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो फ्री मार्केट होगा, कंपटीशन होगा। ये होता है फ्री मार्केट या मुक्त बाजार। तो यहाँ तक हमने दोस्तों बात कर ली उदारवाद की मुख्य मान्यताओं की। तो इस तरह आपको उदारवाद की विचारधारा पूरी तरह समझ में आ गई, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, यहाँ तक उदारवाद को हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। इसके साथ ही कुछ जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, क्या चीज़ें हैं इतिहास में, तो एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। इतिहासकार प्रायः 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड से जुड़े जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मानते हैं और वहाँ की 1688 की गौरवमय क्रांति को उदारवाद की विजय के रूप में याद करते हैं। परंतु उन दिनों उदारवादियों का नाम कहीं नहीं सुना जाता था। जॉन लॉक पहला ऐसा विचारक था जिसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार मानते हुए यह तर्क दिया था कि सरकार की स्थापना इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यास, एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। अतः यानी कि इसलिए सरकार इन अधिकारों की रक्षा के दायित्व से बंधी रहती है। यदि वह अपना यह दायित्व पूरा नहीं कर पाती तो नागरिकों को अपनी सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार, राइट टू रिवॉल्यूशन, मिल जाता है। अब यहाँ पे नोट्स अगर आपको हार्ड लगते हैं तो ध्यान मत दीजिए, जो मैं आपको समझाता हूँ नोट्स पढ़ने के बाद आप उस पर मेन ध्यान दीजिए। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट पर आता हूँ मैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इतिहास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में हमें जो जॉन लॉक विचारक हैं, 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1600 के बाद का जो टाइम पीरियड था, तो उस समय की बात हो रही है। तो 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक जो विचारक थे, इनको हम उदारवाद का जनक मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उदारवाद से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करने में। जॉन लॉक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्राकृतिक अधिकार है, इसे हम मनुष्यों से, या जो सरकार है वो मनुष्यों से छीन नहीं सकती।
जॉन लॉक ने कहा था कि जो सरकार है ना, उसकी स्थापना सिर्फ एक ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट मतलब एक देखभाल करने वाली संस्था के रूप में होती है, और इसका काम बस ये है कि वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, स्पेशली जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो सरकार क्या करेगी, उसको दंड देगी और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी। बस सरकार का काम इतना ही है, बाकी सरकार हर चीज़ लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देगी। मतलब ये बस सरकार एक छोटा सा नाइट वॉचमैन की तरह कार्य करेगी। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जॉन लॉक ने इस तरह एक प्रमुख भूमिका निभाई यहाँ पर उदारवाद के संदर्भ में। और उनके जैसे कुछ जो विचारक थे, उन्हीं के विचारों के फलस्वरूप इंग्लैंड में क्या हुआ, गौरव में क्रांति भी हुई। गौरव में क्रांति का मतलब यह है कि इंग्लैंड की 1688 में जो क्रांति हुई थी, उसमें कोई ब्लड नहीं हुआ, ब्लडलेस क्रांति थी। मतलब ये है खून खराबा नहीं हुआ था, इसीलिए इसको गौरव में क्रांति कहा जाता है। शांतिपूर्वक ढंग से क्रांति हो गई थी, जिसमें लोकतंत्र यानी कि संसद को एक प्रमुख अधिकार दिया गया, राजा की शक्तियों को सीमित किया गया था। तो इसी को हम उदारवाद की विजय के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह इंग्लैंड में ही हम जानते हैं कि उदारवाद की विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें जॉन लॉक की एक प्रमुख भूमिका थी और उदारवाद से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया गया। आगे ये विचार दूसरे देशों में भी फैला। जॉन लॉक ने यहाँ पर यह कहा कि सरकार का काम बस यही है कि सरकार इन अधिकारों की बस क्या करेगी, रक्षा करेगी, और अगर सरकार असफल हो जाती है इन अधिकारों की रक्षा करने में, तो जो नागरिक हैं वो सरकार के खिलाफ क्रांति भी कर सकते हैं, और उन्हें क्रांति का भी अधिकार है, राइट टू रिवॉल्यूशन का भी अधिकार है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में क्रांति भी हुई थी। तो यहाँ तक सामान्य बातें थी, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं उदारवाद के प्रकार की। देखो सिंपल सी बात है, उदारवाद के आप प्रकार कह लो, चरण कह लो इसको, यहाँ पे बात को समझिए। चरण तो वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि चरण मतलब विकसित होना होता है, विकास होना होता है। तो यहाँ पे पहले से ही विकसित चीज़ें हैं। क्या चीज़ें यहाँ पे आप देखिए। देखो दोस्तों, उदारवाद को हम 3 रूप में देखते हैं। 3 यहाँ पे आप दिख रहा है, 1, 2 और 3। यहाँ पे बात को समझिए। देखो, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो 3 पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, जो अभी मैंने आपको उदारवाद पढ़ाया वही मेन बातें हैं उदारवाद की। लेकिन 3 जो ये पार्ट हैं, इसको एक बार हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, शुरू में जो उदारवाद की विचारधारा जन्म ली थी, जो उदारवाद की विचारधारा सामने आई थी, जो जॉन लॉक के बाद हम देखते हैं, जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर उदारवाद की जो विचारधारा सामने आई थी, उसको हम कहते हैं चिरसम्मत उदारवाद या फिर शास्त्रीय उदारवाद। जैसे कि एसओएल वगैरह की रीडिंग है तो वहाँ पे शास्त्रीय उदारवाद भी लिखा रहता है। तो शास्त्रीय उदारवाद कह लो, चिरसम्मत उदारवाद कह लो, बात एक ही है, ठीक है। और इंग्लिश में से कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। एक उदारवाद का जो पहला प्रकार है, स्टार्टिंग का जो रूप था, उसे हम कहते थे क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि चिरसम्मत उदारवाद। और दूसरा है आधुनिक लिबरलिज्म, जो 20वीं शताब्दी में मुख्यतः सामने आया था। और इसके बाद भी एक आता है जो लगभग ये जो 20वीं नहीं, हाँ, 20वीं शताब्दी का जब अंत होने वाला होता है, तब ये विचार सामने आता है। 20वीं शताब्दी का जब अंत होने वाला होता है तो नव उदारवाद की विचारधारा सामने आती है, लगभग 1980-1990 के दशक में। तो ये क्या है, इसको एक एक करके अब हम समझ लेते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। देखो, पहला है चिरसम्मत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, शुरू में उदारवाद का जो रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ, उसे हम चिरसम्मत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसे हम चिरसम्मत उदारवाद कहते हैं, नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, या नॉर्मली शास्त्रीय उदारवाद हम कह देते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में शुरू में जिस रूप में उदारवाद था उसी को हम कहते हैं। अब ये व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा की मांग तक सीमित था पहले, बाद में आर्थिक और राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़े प्रश्न भी इसके विचार क्षेत्र में आ गए। कहने का मतलब यह है कि शुरू में जो उदारवाद था वो बस मांग कर रहा था कि जो संविधान है उसके अंतर्गत बस सुरक्षा हो व्यक्तियों के अधिकारों की, बस, ठीक है। इसके बाद इसका विचार क्षेत्र बढ़ता गया, इसने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अब ये क्या बातें हैं आगे और समझते हैं। तो आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में चिरसम्मत उदारवाद राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। देखो, जो चिरसम्मत उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद है, वो कहता है कि जो आर्थिक गतिविधि है, जो मार्केट है, जो पैसे से संबंधित जो ये जो बाजार चल रहा है, यहाँ पर सरकार को कम से कम या हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। मतलब सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, अब मार्केट में हम देखते हैं कि जो अलग अलग दुकानें हैं वो कंपटीशन के हिसाब से अपना रेट तय करती हैं। और कई बार जब किसी चीज़ का रेट ज़्यादा होने लगता है तो सरकार उस रेट को कंट्रोल करने के लिए कई बार सब्सिडी वगैरह ले आती है। जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि गैस सिलेंडर जो एलपीजी वगैरह हैं, उन पर सरकार सब्सिडी दे देती है। राशन पर हम कई तरह की सब्सिडी पाते हैं, है ना। मुफ्त में राशन भी सरकार बंटवाती है, ताकि कई सारी जो चीज़ें हैं मार्केट में उनको कंट्रोल में लाया जा सके। एमएसपी प्रदान करती है सरकार किसानों को कई सारी फसलों के ऊपर।
ठीक है, ताकि न्यूनतम मूल्य प्रदान करती है, ताकि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके और सरकार थोड़ा हस्तक्षेप करती है। तो भारत में ये एग्जांपल मैंने आपको दिए। तो आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में यहाँ पे जो उदारवाद था, पुराना वाला जो उदारवाद था, ये यही कहता है कि हस्तक्षेप की नीति, सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना भाई, सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देनी, सरकार को कोई मुआवजा नहीं देना, सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को बस रक्षा करनी है व्यक्तियों के अधिकारों की, बस। ठीक है, और सरकार को कुछ भी नहीं करना, मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं करना सरकार को। जैसे कि हम देखते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह सरकार को नहीं खोलने, प्राइवेटाइजेशन होने देना है। इसके साथ ही ये जो दृष्टिकोण है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से आप समझ ही सकते हैं, ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, जो कि प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ एक विचार है। ये जो विचारधारा है उदारवाद की, चिटसम्मत या शास्त्रीय उदारवाद, ये जो है ये पहली राज्य का समर्थन करता है। मतलब ये कहता है कि जो सरकार होगी, जो स्टेट होगा, उसका काम बस ये है कि वो सरकार एक नाइट वॉचमैन की तरह रक्षा करे, बस वो बस देख रेख करे, एक पहरेदार की तरह वो बस देख रेख करे कि कोई किसी का अधिकारों का उल्लंघन ना करे, बस। ठीक है, ये बातें थी। इसके विकास में जॉन लॉक, अभी जो चिटसम्मत उदारवाद है इसके विचार में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर और कुछ अन्य जो प्रमुख दार्शनिक हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सब ब्रिटिश दार्शनिक थे, ये बात याद रखना। तो इस तरह हमने बात कर ली चिटसम्मत उदारवाद की, पहला उदारवाद हमने पढ़ लिया। इसको आप पुराना उदारवाद भी आप समझ सकते हैं, हालांकि अभी आगे एक्सप्लेन मैं करूंगा, लेकिन ये शुरू में जो उदारवाद जन्मा था वो यही था, इसको हमने देख लिया। अब बात करते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद क्या था, इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, कम शब्दों में आपको समझाऊंगा आधुनिक उदारवाद क्या था। देखो, अभी मैंने आपको चिटसम्मत उदारवाद पढ़ाया। चिटसम्मत उदारवाद में आपने एक चीज़ देखी कि चिटसम्मत उदारवाद कह रहा था कि बस आप प्राइवेटाइजेशन करो। आप सरकार जो थी वो उसे हस्तक्षेप नहीं करना था, उसे कोई इंटरवीन नहीं करना था मार्केट में। अब इससे क्या हो रहा था, इससे ये हो रहा था कि सरकार जब हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, सरकार जब दखल नहीं दे रही थी मार्केट में, तो गरीबी वगैरह भी बढ़ रही थी, अमीर और अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। इंग्लैंड वगैरह में भी यही देखा गया, यूरोप के कई सारे देशों में ऐसा देखा गया कि सरकार को आगे आने की ज़रूरत थी। अब महसूस किया सरकार ने कि उन्हें आगे आने की ज़रूरत है, और इसीलिए अब सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया, और इसी को हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बार रीड करके आपको समझा देता हूँ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का मतलब यहाँ पे है उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चिटसम्मत उदारवाद की मान्यताओं में उत्तरोत्तर परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। इस दौर में विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष के साथ साथ उसके सकारात्मक पक्ष की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। अब ये क्या था, इससे मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे शब्दों में, अब उदारवाद ने व्यक्ति की औपचारिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी तात्विक स्वतंत्रता को भी अपना लक्ष्य बनाया। कल्याणकारी राज्य का विचार अब इसमें आ गया। देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा था कि 1850 के बाद ये देखा गया कि अब परिवर्तन, इसमें हमने देखा उदारवाद की जो चिटसम्मत विचारधारा थी उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। क्या परिवर्तन आए, अब इसमें कुछ सकारात्मक पक्ष जुड़ गए। जैसे कि अब सरकार ने अनुभव किया कि जो अधिकार है उनको बढ़ाया जाए, या फिर जो नागरिक थे उनकी ओर से भी मतलब जोर दिया गया कि जो अधिकार वगैरह हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और भी सारे अधिकारों को इसमें शामिल किया जाए। कहने का मतलब ये है, आधुनिक उदारवाद में कई सारे कल्याणकारी कार्य सामने आ गए। अब क्या हुआ, सरकार कई सारे कल्याणकारी कार्य करने लगी, जैसे कि सरकारी स्कूल्स खोले जाने लगे, सरकारी हॉस्पिटल खोले जाने लगे। तो उदारवाद की विचारधारा के साथ चलते हुए जब इंग्लैंड, अमेरिका में सरकार ने एक प्रमुख भूमिका लेते हुए सरकार जब आगे आई और सरकार ने एक सरकारी कार्य करना शुरू किया, जनता की कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए सरकार ने कई सारी नीतियां सब सामने लाई, तो इसमें हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा उदारवाद में, और इसी को हमने आधुनिक उदारवाद कह दिया। अब यहाँ पे ये परिवर्तन क्या था, इसे आप ऐसे समझ लो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब मैं आपको कहूँ कि आप लोगों को बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, यू हैव टू राइट टू स्पीक। अब आपको स्पीक करने की आज़ादी है, तो इसमें क्या है, इसमें सरकार को कुछ करना है नहीं ना, आपको बोलने की आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, आपको एजुकेशन का अधिकार है, आपको एजुकेशन का अधिकार है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अब सरकार को आपके लिए एक स्कूल खोलना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था करे या गवर्नमेंट स्कूल की, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वो आपको एडमिशन दिलवाएगी।
जब आपको आपके पास राइट टू एजुकेशन का अधिकार है तो इसका मतलब ये है कि आप सरकार से कह सकते हो कि भाई देखो मुझे अधिकार मिला है और मुझे ये अधिकार चाहिए। और जब मैं प्राइवेट स्कूल में गया तो वहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगी और मैं तो फ़ीस नहीं चुका पा रहा हूँ, और आपने मुझे राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया है। तो सरकार अब यहाँ पे ये व्यवस्था करेगी कि उस बच्चे को जिसके पास राइट टू एजुकेशन का अधिकार है उसको एजुकेशन मिले ही। तो ये होती है तात्विक स्वतंत्रता। ठीक है, तात्विक स्वतंत्रता में सरकार या एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उस अधिकार या उस स्वतंत्रता को पूरा करती है। तो यहाँ पे आप बात समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप इसे एक ऐसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम सभी व्यक्तियों के पास ये स्वतंत्रता है कि हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो अभी ये क्या है, ये एक औपचारिक स्वतंत्रता है। ठीक है, हमें एक स्वतंत्रता तो मिल गई कि हम अदालत जा सकते हैं, किसी भी जब हमारे कानून हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो या हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम न्यायपालिका जुडिशरी में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अधिकार है और इसे हम कहेंगे औपचारिक स्वतंत्रता। लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक वकील अफोर्ड कर पाएँ, तो क्या हम इस अधिकार का फ़ायदा उठा पाएँगे? नहीं उठा पाएँगे भाई। भले ही हमारे पास अधिकार है कि हम अदालत जा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा कामगार हूँ, तो मैं अपना काम छोड़कर कैसे जा पाऊँगा? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं वकील को अफ़ोर्ड कर पाऊँ, तो क्या मैं न्यायपालिका का फ़ायदा उठा पाऊँगा, अपने अधिकार का लाभ उठा पाऊँगा? नहीं उठा पाऊँगा। तो ऐसे में सरकार एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपको सरकारी वकील जब मुहैया करा दे, उपलब्ध करा दे, तो वो आ जाता है तात्विक स्वतंत्रता में। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, सरकार ने कल्याणकारी कार्य किए और सरकार ने आपको अधिकार के तौर पर आपकी जो अधिकार थे उसको पूरा करने का प्रयास किया, और इसी को हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। उदारवाद की नीति के अंतर्गत सरकार ने कल्याणकारी कार्य करने शुरू किए, इसी को हम उदारवाद की नीति के आधुनिक उदारवाद हम कहते हैं। अब आगे क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों नव उदारवाद क्या है, बहुत आसान है, अभी आपको समझा देता हूँ। तो नव उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रमाणिक आधार मानता है। स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावे उपस्थित होने पर यह स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है और समानता को गौण यानी कि दूसरा स्थान मानता है। समकालीन विश्व में अहस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की वकालत करता है। देखो सिंपल सी बात है, अभी क्या हुआ, चिरसम्मत उदारवाद जो था वो पहले कहता था कि हमें सरकार जो सरकार है, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, ऐसा पहले वाला जो शास्त्रीय उदारवाद था वो कहता था। ठीक है, लेकिन बीच में आधुनिक उदारवाद आ गया, तो आधुनिक उदारवाद ने क्या किया, तो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत सरकार ने मार्केट में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब सरकार ने भी दखलंदाजी कर दी, सरकार ने भी सरकारी हॉस्पिटल्स खोलने शुरू कर दिए, सरकारी स्कूल खोलने शुरू कर दिए, सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी नीतियाँ लागू कर दी। तो अब सरकार का हस्तक्षेप मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो नव उदारवाद की विचारधारा यही थी कि जो सरकार थी अब उसे वापस से अपने हाथ को समेटना है, सरकार को वापस से हस्तक्षेप की नीति को अपनाना है। ठीक है, यही है नव उदारवाद। नव उदारवाद चिरसम्मत उदारवाद का ही एक रूप है, आप ये कह सकते हैं। देखो नव उदारवाद क्या है, जब बात आती है समानता की और स्वतंत्रता की, क्या आपको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि समानता चाहिए, तो ये स्वतंत्रता को पहला स्थान रखता है। मतलब ये कि जो आपकी फॉर्मल लिबर्टी है, जो आपकी मतलब औपचारिक स्वतंत्रता है, जो संवैधानिक स्वतंत्रता है, उसको पहला स्थान देता है ये, और समानता को नीचे रखता है। मतलब ये कि समानता से पहले हमें स्वतंत्रता की बात करनी है। अगर मतलब कल्याणकारी नीतियों को ये परे रखकर जो मुख्य जो कानूनी अधिकार हैं उनकी बस सुरक्षा की बात करता है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँ तो यूँ समझ सकते हैं आप कि नव उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वापस से बात करती है कि सरकार को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों ये बताइए कब आया था ये विचारधारा, ये लगभग 1990 के आसपास 80 के दशक में, 1990 के दशक में नव उदारवाद की विचारधारा प्रबल विचारधारा के रूप में सामने आई। और आप ध्यान देना 1990 के दशक में ही भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार ने हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे भारतीय सरकार ने अपने हाथ समेटने शुरू कर दिए। ध्यान देना, कभी भी भारत की जो सरकार है वहाँ उसमें हम क्या देखते हैं कि जब भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद सरकार ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया मार्केट में, सारी चीज़ें सरकारी थी, सार्वजनिक जो सेक्टर था वो ज़्यादा था, समाजवादी नीतियाँ लागू करने का प्रयास था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम देखते हैं जब 1990 का दशक आया, और 1990 के दशक में जब सरकार ने क्या किया, नई आर्थिक नीति को न्यू पॉलिसी को, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब अपनाया, जब उदारवाद
वैश्वीकरण और निजीकरण की जब नीति को अपनाया गया तो उसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया, यही किया कि हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय नव उदारवाद की विचारधारा का भी एक प्रभाव भारतीय सरकार के ऊपर था। कई बार हम लोग बस ये सोचते हैं कि 1991 में जो सरकार ने नीति अपनाई थी, नई आर्थिक नीति, वो इस कारण से अपनाई थी कि मार्केट में या जो सरकार थी उसके ऊपर क्या था, दबाव बहुत ज़्यादा था, पैसे से संबंधित कमजोरी थी सरकार के पास, मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी देश में, इसलिए सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। लेकिन यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि 1990 के दशक में जो अर्थशास्त्री थे वो नव उदारवाद की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे प्रभावित होकर हो सकता है ना कि भारतीय सरकार इससे भी ज़्यादा प्रभावित हुई हो। तो इसलिए हम देख सकते हैं नव उदारवाद की विचारधारा का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा था। तो ये तो मैंने भारत का एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया, लेकिन यहाँ तक आपको नव उदारवाद की विचारधारा समझ में आ गई होगी। थोड़ी कुछ और बातें आप यहाँ पे देख लीजिए। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है, क्योंकि उसमें समाज के प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर, जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाकर अयोग्य और अकर्मण्य लोगों का पोषण किया जाता है। अब ये जो नव उदारवाद की विचारधारा है ये कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानती है। ये मानती है कि क्या नव उदारवाद की विचारधारा मानती है कि कल्याणकारी राज्य क्या करता है, आर्थिक विकास को रोकता है। कैसे रोकता है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं या जो वर्क कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कमा ज़्यादा रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देता है कल्याणकारी राज्य, और उन्हीं पैसों से, जो टैक्स में पैसे आ रहे हैं, जो अमीर लोगों से या जो काम करने वाले लोगों से जो पैसे आ रहे हैं, उनको उन लोगों के ऊपर खर्च करता है जो अयोग्य हैं या जो काम नहीं कर रहे, तो उनके पोषण पे खर्च करता है। इसलिए ये कल्याणकारी राज्य की निंदा करता है नव उदारवाद। नव उदारवाद के पक्षधर राज्य के दूर दूर तक फैले हुए कार्यक्षेत्र को फिर से समेटने, रोलिंग बैक द स्टेट का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत को आधुनिक उदारवाद से पृथक करने के लिए नव उदारवाद या समकालीन उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। यह विचारधारा 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई थी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नव उदारवाद की विचारधारा वही बात कह रहा है कि जो सरकार के जो कार्यक्षेत्र थे, सरकार उसको वापस से समेट ले, अपने हाथ वापस से सरकार फोल्ड कर ले, बैक कर ले। ठीक है, ये जो आधुनिक उदारवाद था उससे अलग करने के लिए इसको नव उदारवाद कहा गया। ठीक है, और ये विचारधारा 1980 के दशक में अमेरिका में, यूएसए में और ब्रिटेन में विशेष रूप से फैली थी। अब यहाँ पे बात को समझिए, क्या बातें हैं मुख्य रूप से। देखिए, चिरसम्मत उदारवाद ऐसा उदारवाद था जो सरकार की हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता था, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि कई सारे चैलेंजेस आए सरकार के सामने और सरकार ने कल्याणकारी कार्य करने शुरू कर दिए, हॉस्पिटल्स वगैरह खोलने शुरू किए, या दूसरी कई सारी कल्याणकारी नीतियां लाई सरकार ने, कम दामों पर अनाज उपलब्ध करवाया सरकार ने अब लोगों को रोजगार से संबंधित कई सारी चीज़ें देने का वादा करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने अब कई सारी सरकारी चीज़ें खोलना शुरू किया और कल्याणकारी कार्य करने शुरू कर दिए, जिसके कारण आधुनिक उदारवाद हमने सामने दिखाई देता है। लेकिन अब ये गतिविधि भी, कल्याणकारी राज्य भी काफ़ी बढ़ गया था और इसी कारण से इसको अर्थशास्त्रियों ने इसकी निंदा करते हुए वापस से हस्तक्षेप की नीति की बात की और उसको हमने नव उदारवाद कहा गया। कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो नव उदारवाद और चिरसम्मत यानी कि शास्त्रीय उदारवाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक समय ऐसा आया जब ये छुप गया। अब कल जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या हुआ, ब्रिटेन वगैरह में सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभाई और कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की तरह कार्य किया, इसके कारण ये वाली विचारधारा छुप गई। ठीक है, ये ख़त्म सी होने लगी और ये वाला विचारधारा प्रबल हो गई। लेकिन इस विचारधारा को दोबारा से लाया गया नव उदारवाद के रूप में और फिर ये सक्रिय हो गई, ज़्यादा पावरफुल ये वाली हो गई। तो इस तरह हमने उदारवाद और उसके प्रकारों को समझ लिया। दोस्तों देखो, यहाँ ना हमने मुख्य बातों को समझा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी बातें हो रही हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक आगे पीछे कर दिया हो मैंने, लेकिन आगे पीछे मैंने जानबूझकर ही किया है। ये सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग लाइन वाइज समझानी थी मुझे, तो ये मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया है कैसे मुझे पढ़ाना है। ये मेरी हेडेक है, तो मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया है। आप लोगों को बस क्या करना है, आपको वीडियोस पूरी देखनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। सेकंड पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में हम उदारवाद को देखेंगे कि उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या विचार सामने रखता है। तो वो वाला जो वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर का, जो नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो है इसके,
आप उसको भी ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस पार्ट को देखने के बाद उसको भी एक बार देख लें ताकि आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो सके। तो बड़े चैप्टर हैं तो टाइम लगता है, तो इतना ठीक है, कम समय, वैसे बहुत कम समय में आपको काफ़ी कुछ मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।